तो प्रधानमंत्री जी को इस बात का अंदेशा है कि अगर ये क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार ऊपर बनती रहती हैं तो हमारा तो फॉरेक्स रिजर्व समाप्त हो जाएगा। तो 1990-91 वाली परिस्थिति आ सकती है जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। इस समय हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन से नीचे आ चुका है, परंतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का इन ओएमसीज को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो रहा है। तो भारत में अगर मोदी जी ने कह दिया सोना मत लो और सोना लोगों ने नहीं लिया तो क्या सोचने की डिमांड गिर जाएगी? डिमांड गिर जाएगी तो क्या कीमत गिर जाएगी? इसका जवाब है ना। चांदी 80% बाहर से आती है, 20% चांदी भारत में खनन की जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपका हमगुमान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट पर हिंदी पे। मैं हूं नई दिल्ली से और हमारे साथ कोची से हैं डॉक्टर शरद कोहली, भारत के जाने माने अर्थशास्त्री। डॉक्टर साहब, स्वागत है कोहली साहब, बहुत बहुत स्टेट पर। नमस्कार संजीव, आपको स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को कोची से मेरा अभिवादन। शुक्रिया सर, इतनी दूर से व्यस्तताओं के बाद भी आप समय दे रहे हैं। सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं और सर, बात यह है कि मोदी जी ने 4 स्टेट और एक केंद्र शासित राज्य यानी कि पुडुचेरी के इलेक्शन के ठीक बाद घोषणा कर दी कि भैया 1 साल तक सोना मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम की परिपाटी पे दोबारा से लौटो। दोनों ने ही सर देश को हिला दिया है। देश की जनता के मन में बहुत सवाल हैं और मोदी सर जब कहते हैं, नाप तोल के कहते हैं और बहुत दूर की कहते हैं, उसका कुछ ना कुछ होता है। उनके नेतागिरी वाला बयान नहीं होता है। पहले सर बात कर लेते हैं कि जिस सोने के लिए 6, 7, 8 महीने से मारामारी मची हुई है खरीदने के लिए, बेचने के लिए, अब वो सोना मोदी जी क्यों कह रहे हैं 1 साल तक मत खरीदिए? इसका कारण है कि सोना एक अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। भारत का लगभग 99% सोना जो है वो विदेश से आता है, इंपोर्ट किया जाता है। आपने अगर कोई अंगूठी, चेन पहनी हुई है तो 99% चांस है कि वो भारत की नहीं है। और जब आप कोई चीज बाहर से मंगाते हैं तो उसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होता है। इस समय हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन से नीचे आ चुका है और लगातार उस पर प्रेशर है क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। बार बार ये हाँ कभी ना, जो ईरान और यूएस के ट्रूस की या पीस की या जो डील जिसको वो कहते हैं, प्रस्ताव कहते हैं, जो मर्जी कर दीजिए, बार बार ये हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। आई थिंक लोगों के सुनते सुनते कान पक गए हैं। और शुक्रवार को जब उम्मीद थी कि शायद अब हो जाएगी, जब क्रूड $100 से नीचे चला गया था, तो फिर एक बार कल यानी सोमवार जब बाजार खुले तो फिर एक बार क्रूड $105-106 तक पहुंचा। तो बार बार प्रधानमंत्री जी ने देखा, एक ये भी इल्जाम लगा कि भाई इसका टाइमिंग क्या थे, इलेक्शन हुए, जैसा आपने कहा इलेक्शन हुए उसके बाद मोदी जी को दिक्कत हुई। ये विपक्ष में कल मैं करीब मैंने 17-18 शो इसी टॉपिक पर किए। तो टाइमिंग का ये था कि शुक्रवार को ये ऑलमोस्ट पक्का हो गया था कि अब जो प्रस्ताव ईरान ने भेजा उसको यूएस स्वीकार कर लेगा और कच्चा तेल 100 से नीचे आ गया तो भाई समस्या का समाधान हो जाएगा। पर वीकेंड आते आते एक तो ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया उसको, और दूसरा फिर एक बार तनातनी हो गई, दोनों तरफ से कुछ हमले भी हुए, कई शिप अटैक, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल फिर ऊपर चला गया। तो मोदी जी को ये लगा कि ये तो ऐसा लग रहा है कि कभी ना समाप्त होने वाला संकट है, या कम से कम इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाला। और आपको शायद कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि हम लोग अपनी साधारण नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, परंतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। एक एक दिन काटना, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का, 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का इन ओएमसीज को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो रहा है। और क्रूड ऑयल के दाम लगातार ऊपर बने रहते हैं, तो इससे ना केवल हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व समाप्त हो जाएगा जल्दी, जो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वाली हालत हम नहीं चाहते आए। प्रधानमंत्री जी के दिमाग में ये बात है क्योंकि हमारा बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट होता है। टॉप 3 कमोडिटीज जो इंपोर्ट होती है मैं उनका नाम ले देता हूं। सबसे ऊपर क्रूड ऑयल है, $140 बिलियन। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट है, क्योंकि भारत में आईफोन बनते हैं, उसके जो कल पुर्जे होते हैं वो बाहर से आते हैं, हम लोग असेंबल करते हैं, बनाते कम है, असेंबल ज्यादा करते हैं। तीसरे नंबर पर सोना है। आपको हैरानी होगी कि $72 बिलियन का वित्तीय वर्ष 25-26 में भारत ने सोना मंगाया, जो कि लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का सोना बनता है। आप सोचिए, 7 लाख करोड़ रुपए का सोना, और लगभग पौने 14 लाख करोड़ का हमने क्रूड ऑयल मंगाया। ये 2 कमोडिटीज ही आप मिला लें तो 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा की होती है। तो भारत के जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं उसमें डॉलर आता है, उसमें गोल्ड भी आता है जो रिजर्व बैंक के पास होता है, उसमें आईएमएफ की स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर कहते हैं उसको, वो भी होती हैं। खाली ऐसा नहीं होता कि डॉलर के भंडार रखे हुए लॉकर में,
तो प्रधानमंत्री जी को ये लगा कि अगर इसी प्रकार से डॉलर हम आयात में, क्रूड ऑयल में ज्यादा देते रहे, कहा हम 60-65 डॉलर दे देते, आप सोचिए कि क्रूड ऑयल का एक जमाने में, अभी जमाने क्या, 2-2 ढाई महीने पहले की बात है। तो प्रधानमंत्री जी को इस बात का अंदेशा है कि अगर ये क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार ऊपर बनी रहती हैं तो हमारा तो फॉरेक्स रिजर्व समाप्त हो जाएगा। तो 1990-91 वाली परिस्थिति आ सकती है जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। मुझे याद है चंद्रशेखर जी शायद उस समय प्रधानमंत्री थे, आप वरिष्ठ हैं, आपको याद होगा चंद्रशेखर जी उस समय थे और भारत को अपना सोना वहां पर गिरवी रखना पड़ा था क्योंकि विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई। तो यहाँ पर जो जो विलेन है वो क्रूड ऑयल है, और दूसरा विलेन जो बनता जा रहा है हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। और इस समय क्योंकि वैश्विक परिस्थिति ऐसी नहीं है, तो हमारे यहाँ जो लगातार फ्लो आती रहती है वो भी कम हो गई। मिडिल ईस्ट से जो लोग पैसा भेजते हैं, लगभग 50-60 बिलियन डॉलर मिडिल ईस्ट से पैसा आता है भारत में, जिसको हम पोस्टल ऑर्डर या मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहते हैं, वो भी क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह से वो भी कम हो गया है। इधर हमारे एक्सपोर्ट 860 बिलियन डॉलर आए हैं, पर उस रफ्तार से अभी बढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि वैश्विक संकट है, सप्लाई चेन डिसरप्शन है। और इधर आयात हमारे जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। आयात का बिल क्वांटिटी में नहीं बढ़ रहा, पर करेंसी में बढ़ रहा है। तो इस वजह से प्रधानमंत्री जी ने ये जो 7 अपील करी है, इन सब अपील में आप कॉमन चीज अगर देखेंगे तो इन सब अपील में कॉमन चीज है क्रूड ऑयल की बचत, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार का बचत। चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे वो सोने को 1 साल तक ना खरीदना हो, चाहे वो विदेश यात्रा, गैर जरूरी विदेश यात्रा ना करना हो, चाहे वो फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल हो, उसमें तो सेहत भी छुपी हुई है, तो सेहत भी आपकी ढंग की होगी, चाहे वो एडिबल ऑयल हो, चाहे वो विदेश में जाके शादियां करना हो। जितनी भी बातें उन्होंने 7 अपील करी हैं, उन सब बातों में एक कॉमन सूत्र जो चल रहा है, सूत्र बोलते हैं उसको, वो है किसी तरह हमें विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है। हमें उसको जितना ज्यादा से ज्यादा हम चलाएंगे जो हमारे पास है, उतने ही दिन हम इस मुसीबत का सामना कर पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मुसीबत ये बहुत जल्दी समाप्त होती दिखाई नहीं दे रही है। संजीव सर, अभी 2-3 दिन पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने क्लियर कट आगाह किया था कि आरबीआई जो है 150 मीट्रिक टन सोना वापस ले आई है कुछ साल के अंदर, 2-3-4 जी 2023 24-25-26 तक के। सर, ये जो सोना जो, और विशेषकर से ये सोना जो आया है वो सर ब्रिटेन की बैंक में जो रखा हुआ था वहां, तो क्या सर ये जो सोना मंगा रहे हैं, जो मध्य एशिया की और सब जगह की जो मध्य पूर्व की हालत चल रही है, पश्चिम की हालत चल रही है, यूक्रेन रसिया 4 साल से भिड़े हुए हैं, ईरान जी इसराइल अमेरिका अब लग गए हैं लाइन में लड़ाई की, तो सर ये जो हालात बदतर होते जा रहे हैं इसलिए वो सोना निकाला गया है कि ताकि हमारी उस टाइम रिस्क ना रहे अपने सोने को सुरक्षित वापस लाने का, या कोई और वजह रही है? जी हाँ, ये सोना खरीदा नहीं गया, ये हमारा ही सोना था, उनके लॉकर में पड़ा हुआ था। और वैश्विक परिस्थिति, जब आपने किसी के यहाँ सामान रखा, उस गली मोहल्ले में लड़ाई छिड़ जाए या रॉयट्स छिड़ जाए, तो आप भी चाहेंगे कि भाई वहां से सामान उठा लिया जाए, तो खतरा हो सकता है। कल को कोई देश मुकर भी सकता है, जब हालात बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हो सकता है कोई देश मुकर भी जाए। तो इसलिए इसको वापस मंगाया गया, क्योंकि जब मैंने जैसे आपको बताया था कि सोना बहुमूल्य कमोडिटी होती जा रही है, उसका मूल्य बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में भारत सरकार ने, और जिन कारणों से वहां रखा था आपको याद होगा, मैंने बताया था इसके रखने के कारण थे कि कभी हमें स्वैप उन्नीस सौ करना पड़ता इक्यानवे है, कभी हमें लिक्विडेट करना पड़ सकता है, इसके बदले में कुछ लेना पड़ सकता है। तो यहाँ से बजाय उठा के वहां ले जाया जाए, क्योंकि उस टाइम जब रखा गया था तो यूरोप सेंटर होता था, लंदन दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर होता था, अब नहीं है। तो ये भी एक कारण रहा इसको वापस लाने का। पर लोगों को यह सलाह देनी संजीव कि आप सोना 1 साल के लिए मत खरीदिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगा, हालांकि भारतीय संस्कृति में सोना शगुन माना जाता है संजीव। सोना एक एक दिव्य धातु है, उसको पूजा में, शादी ब्याह में, फंक्शंस में दिया जाता है, ऐसा शगुन टाइप होता है। पर फिर भी प्रधानमंत्री जी को लगा कि ये एक गैर जरूरी कमोडिटी है, मतलब इसके बिना अगर आप, ऐसा तो नहीं है कि शादियां रुक जाएंगी, कि अगर सोना नहीं होगा तो शादियां रुक जाएंगी। अब जो बड़ा सवाल आया संजीव निकल के, क्योंकि आप और हम सोने चांदी पे तो कई कई महीनों से बात कर रहे हैं, बड़ा सवाल निकल के आया, आपका अगला सवाल होगा भी मेरे ख्याल आपके जहन में, मैं उसका पहले उत्तर दे देता हूं कि क्या इसकी कीमतें अब, क्योंकि जिस चीज की खरीद कम होती है, और प्रधानमंत्री जी के लोग बात मानते हैं, थाली बजाने को कहा तो थाली बजाई, दिया जलाने को कहा था दिया जलाई। झालमुड़ी ने कुछ हद तक पश्चिम बंगाल के चुनाव जिताने में अपना रोल प्ले किया। क्या रोल प्ले किया, ये तो लोगों पर झालमुड़ी, एक 10 रुपए की मिलने वाली, सड़क के किनारे मिलने वाली चीज। तो प्रधानमंत्री जी जिस चीज को, मुझे लगता है वो देश के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिस चीज को वो प्रमोट कर देते हैं, और जिस चीज को वो सीरियसली बोल देते हैं, सीरियसली क्या कैजुअली भी बोलते हैं, तो वो भी चीज आगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि लोग शायद सुने
उनकी बात ज्यादातर लोग सुने, सारे तो नहीं सुनेंगे। कांग्रेस है, सपा है और आम आदमी पार्टी है, ये जो विपक्ष है वो तो उल्टा प्रधानमंत्री जी की बात को उल्टा करता है। वो कहेंगे नहीं खरीदना तो वो ज्यादा खरीदेंगे। खैर, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल था निवेशकों के मन में कि अब क्योंकि इसकी डिमांड गिर जाएगी तो क्या सोने की कीमत नीचे आ जाएगी। अर्थशास्त्र का नियम तो यही कहता है भाई डिमांड गिर गई तो क्या इसकी कीमत नीचे आ जाएगी। तो इसका जवाब है ना। इसलिए क्योंकि सोने एक अंतरराष्ट्रीय धातु है। भारत भारत में कोई भी पॉलिसी बनाई जाए, भारत में कोई ऐसी नीति बनाई जाए, इससे सोने की कीमत पे फर्क नहीं पड़ता। ये न्यूयॉर्क और लंदन में और आजकल शंघाई में, इन 2-3 जगह से इसकी कीमत, प्राइस डिस्कवरी उसको हम कहते हैं, वहां होती है। और इसको बड़े बड़े बैंक्स खरीदते हैं, बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। जितना रिजर्व बैंक के पास सोना है इतना तो शायद दुनिया के कोई सेंट्रल बैंक्स ने, बाकी सेंट्रल बैंक ने भारत से कहीं ज्यादा खरीद रखा है। तो इससे इससे सोने की डिमांड पे, हालांकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है चाइना के बाद। तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। मुझसे कल किसी टीवी चैनल ने पूछा कि भारत इतना बड़ा कंज्यूमर है, तो भारत में अगर मोदी जी ने कह दिया सोना मत लो और सोना लोगों ने नहीं लिया तो क्या सोने की डिमांड गिर जाएगी? डिमांड गिर जाएगी तो क्या कीमत गिर जाएगी? इसका जवाब है ना, क्योंकि भारत में इसकी कीमत तय ही नहीं होती है। तो इसलिए निवेशकों को कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो लोग निवेश करके बैठे हुए हैं उनको कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश बनी हुई है। संजीव सर, चांदी पे लोग टूट पड़े हैं। मोदी जी के सोने की बात कहते हैं 1 साल तक मत खरीदो, और चांदी सर उछाल पे है लगातार। बिल्कुल, चांदी, क्योंकि चांदी भारत $12 बिलियन की इंपोर्ट करता है। जैसा मैंने कहा कि सोना 99% भारत का बाहर से आता है, चांदी 80% बाहर से आती है। 20% चांदी भारत में खनन की जाती है। तो सोने से इसकी पोजीशन बेहतर है। दूसरा, $12 बिलियन हम लें तो हालांकि जब फॉरेन एक्सचेंज की कमी है तो ये भी बड़ा, पर उतना बड़ा अमाउंट नहीं है। कहाँ $72 बिलियन और कहाँ 12 बिलियन। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने, मेरा जो निजी एक चैनल है शरद कोहली ऑफिशियल उसका नाम है, उस पे मैंने आज ही शाम को एक वीडियो मेरी टीम ने मेरे को डालने को बोला कि मोदी जी ने चांदी के बारे में क्यों नहीं बोला। सोने के बारे में तो बोला, पर सोना चांदी का एक साथ नाम लिया जाता है तो मोदी जी ने चांदी को। मैंने कहा क्योंकि चांदी मात्र $12 बिलियन का हमारा आयात होता है, तो चांदी को लेके इतनी बड़ी विदेशी मुद्रा की हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं। दूसरा, चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। अगर उन्होंने ये कह दिया चांदी ना खरीदो, तो जो सेमीकंडक्टर का काम चल रहा है भारत में, एआई डेटा इक्विपमेंट्स का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काम चल रहा है, वो काम ही रुक जाएगा। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मोदी जी भी और देश भी चाहता है कि आगे बढ़े, तो इसलिए चांदी का नाम नहीं लिया। सर, तेल की कीमतें बढ़ेंगी मोदी जी के ये कहने से कि भैया सतर्क हो जाओ, और ये असर सीधा अभी ये लग रहा है कि 1 घंटे बढ़ जाएगी भारत में तेल की कीमत, मीन्स डीजल देखिए, पेट्रोल जो मोदी जी ने जो ये बात बोली है, तो बहुत इस पे कल बहुत तर्क वितर्क हुआ, विपक्ष की तरफ से बयान आया, बहुत बहस हुई, कल से लेके अभी तक चल रही है। शाम को उन्होंने फिर बोल दी इस बात को, वडोदरा गए, उन्होंने फिर बोल दिया। तो मुझे लगता है कि तेल, उन्होंने पहले एक अपील करी है लोगों को कि भाई आप वर्क फ्रॉम होम करिए, वर्चुअल मीटिंग करिए, जैसे आप कोविड में करते थे, कुछ कुछ आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए। पर अगर अगर ये सब का कोई असर नहीं दिखाई दिया, इसको मैं ऐसे देखता हूं संजीव, अगर इन सब का कोई असर नहीं दिखाई दिया, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार उसी रफ्तार से सरकता गया, तो फिर मुझे लग रहा है कि और कोई चारा नहीं रह जाएगा सिवाय इसके कि तेल, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जाए, क्योंकि 30,000 करोड़ पर मंथ इन कंपनीज को लॉस हो रहा है। तो फिर मुझे तो, अगर कीमतें बढ़ती हैं अब यहां से, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को हैरान होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि परिस्थिति वाकई गंभीर है। जितनी लोग, देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बोल देता हूं संजीव, वो ये है कि आम आदमी अर्थशास्त्र नहीं समझता। आपके जैसे जो जिम्मेवार चैनल हैं, स्टेट मिरर है, आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लोगों को आसान भाषा में समझाते हैं। यही मीडिया का रोल होता है। मीडिया की कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसका यही रोल है कि लोगों तक सही बात पहुंचाना। अब लोग तो इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं, लोगों को लगा भाई क्यों मोदी जी ये बात कह रहे हैं। कल जब मैंने खुद कल 17-18 शो इस पे किए हैं, ना जाने कितने ही 17-18 प्लेटफॉर्म पे मैंने 17-18 शो किए, 12 घंटे कल मैं लगातार शो करता रहा। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को अर्थशास्त्र अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि मोदी जी ने ये बात कही तो क्यों कही, उसके पीछे कारण क्या था, सोने से क्या लेना देना है, स्वदेशी उन्होंने कहा, उन्होंने विदेश में शादियां मत करो ये कहा, अपने देश में घूमो वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है जो जिम्मेवार मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके जैसे, वो इस गुत्थी को सुलझा रहे हैं। सर, चूंकि हमारे पास समय कम है और कुछ सवाल 2-3 और हैं, जरा सा संक्षिप्त में बता दें कि भारत जी, हर साल कितना सोना मात्रा में खरीदता है विदेशों से, और वो उसकी कीमत कितनी हो के अनुमानित एक बता दें अगर है आपके पास है। मैंने आपको बताया कि भारत ने 25-26 वित्तीय वर्ष में $72 बिलियन खरीदा। 24-25 वित्तीय वर्ष में, यानी कि उससे पिछले साल
ये इससे जो पिछला भारत ने $58 बिलियन के करीब खरीदा, और उससे पिछले साल 23-24 में $45 बिलियन के करीब। तो ये इससे ये भी पता लग रहा है कि क्योंकि कीमत में इसलिए वैल्यू इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि कीमत तो ऊपर नीचे होती रहती है, अभी बोले चेंज हो जाएगी, तो इसलिए मैंने $बिलियन में बताया कि उस समय कितने $बिलियन इसकी वो थी। तो आप ये देखिए कि हर साल इसकी खरीद बढ़ती जा रही है, और इसमें से 60 से 70% सोना संजीव ज्वेलरी बनाने में यूज होता है, बाकी निवेश में ईटीएफ्स और इसके कॉइन्स बन गए, चिप्स बन गए, जो कि लोग निवेश के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़े अमाउंट का सोना एक साल तक अगर भारत में खरीदारी होती है इसकी, या खरीद फरोख्त दोनों के, खरीद बिक्री इंटरनल इंडिया के अंदर, और बाहर से सोना इतना नहीं खरीदा जाता है, तो सर सबसे ज्यादा कौन सा देश प्रभावित होगा मोदी जी और भारत के इस एक साल तक सोना ना खरीदने की नहीं, कसम कोई खाते देश हैं? प्रभावित नहीं होगा संजीव, कोई देश प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका से आता है, ये कुछ लैटिन अमेरिका से भी आता है, कुछ दुबई से आता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई देश इससे प्रभावित होने वाला है। सोना लेने वाले बहुत हैं, सोने को लपक के लेने वाले बहुत लोग हैं, तो कोई देश प्रभावित नहीं होगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जरूर बचेगा। अगर मान लीजिए आधी भी रह जाती है खरीद, $36 बिलियन, तो $36 बिलियन भी बहुत बड़ा अमाउंट है। अमेरिका ने बताया है कि हमने अभी तक ईरान में 2-2.5 महीने में $25 बिलियन खर्च करें। आप लगा लीजिए कितने उनके जेट उड़ गए, पेट्रियट मिसाइल, टॉमहॉक मिसाइल सब उड़ गई, वो सब $25 बिलियन मिलके, 36 तो कहाँ पहुंच गया। तो इसलिए मुझे लगता है जितना भी बचे बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है संजीव। तेल के बारे में सर थोड़ा सा और बता दें कि अगर तेल की कीमतों में उछाल आता है तब सर कहां तक पहुंचेगा? अगर हम सालाना कितना तेल आयात करते हैं, क्योंकि तेल तो सर पूरा भारत आयात ही करता है, इंपोर्ट ही करना पड़ जी, रहा है। 87% भारत तेल आयात करता है। आपके आखिरी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, 87% भारत तेल आयात करता है। पिछले साल लगभग $140 बिलियन का भारत ने तेल आयात किया, जो कि भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो 14 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा ही कम है। इतनी बड़ी मात्रा में भारत ने तेल आयात किया। मात्र 13% तेल भारत में पाया जाता है, बाकी का सारा इंपोर्ट किया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि वो अगर ये क्रूड ऑयल की कीमतें इसी तरीके से बनी रही तो वो दिन दूर नहीं है अब जब आपको किसी दिन एक घोषणा मिलेगी कि अब पेट्रोल डीजल के दाम, मुझे ऐसा लग रहा है शुरू में 3 से 5 रुपए शायद बढ़ाए जाएं। अगर बढ़ाए जाएं तो ये सब डिपेंड करेगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कितना और झेल सकती है। उलझमा राहुल गांधी के अर्थशास्त्र पे ना जाया जाए, जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उनके अर्थशास्त्र पे ना जाया जाए, उनके बयानों पे सुनने के बजाय बेहतर है कि मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने जिस अर्थशास्त्र के तहत कहा है, हिंदुस्तान की जनता से अपील की अपने लोगों से, वो उनकी बात सुने तो बेहतर रहेगा, और देश की मदद होगी, खुद की अपनी जेब भी कटने से बच जाएगी। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आप यही कहना चाहते हैं चलते चलते, इसके साथ हम विदा लें? बिल्कुल। देखिए विपक्ष का काम है राजनीति, और उनका वो तो ऐसे मौकों का, जब कोई जनहित के थोड़े से कड़वी बात होती है या कठिन बात होती है, तो उसको वो लपक लेते हैं फटाफट, और उनको उनको लगता है इसमें से लेवरेज लेनी चाहिए। बहुत कल इल्जाम लगाए गए मोदी जी के ऊपर कि इलेक्शन के बाद अब इनको याद आ गया हमारे कंधे कमजोर हो गए, अभी तक कंधे मजबूत थे, ना जाने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है, ना जाने क्या क्या उन्होंने बातें कही। तो मुझे लग रहा है कि मैंने तो एक चैनल पे कहा, मैंने कहा अगर आज काल्पनिक तौर पे लोगों को, मान लीजिए राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री होते, उनको भी ये निर्णय लेने पड़ते। अगर अखिलेश यादव जी होते, उनको भी ये लेने पड़ते। कोई भी होता उसको लेने पड़ते, क्योंकि जो सरकार जिसके हाथ में बागडोर है, मुझे लगता है उसकी जिम्मेवारी बनती है, कोष सारा उसके हाथ में है, डेटा सारा उसको पता है, परिस्थिति गंभीर है। मोदी जी लगातार संपर्क में भी हैं, ईरान से भी संपर्क में है, यूएस से संपर्क में है, यूएई अभी वो जा भी रहे हैं। तो इसको हर चीज को एक कठिन, एक राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कठिन परिस्थितियां हैं, और इंग्लिश में कहावत होती है संजीव, एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स डिमांड एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्शंस, कि जब असाधारण परिस्थितियां हो तो असाधारण कदम भी उठाने पड़ते हैं। युद्ध के समय हर व्यक्ति एक सिपाही है। सर जब दुनिया के हालात बहुत बदतर हैं, ऐसे में मोदी जी इलेक्शंस के तुरंत बाद, और जब देश बिल्कुल एकदम महंगाई के कगार पे आने वाला, मोदी जी सलाह दे के जा रहे हैं कि बच के रहो, संभल के चलो। सर 5 देशों की एक साथ यात्रा क्या इंडिकेशन देती है? आप अर्थशास्त्री होने के नाते बता सकते हैं, नहीं, जियो ऐसे समय में पॉलिटिकली तो मुझे लगता आपका। है ये यात्रा लोगों की गुडविल बढ़ाएगी। ये यात्रा लोगों का भारत की गुडविल बढ़ाएगी, भारत को और करार करने को मिलेंगे। मोदी जी जब जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं आते, हमेशा कुछ ना कुछ वहां से निवेश लेकर आते हैं। मुझे लगता है ऐसे समय में हमें अपनी विदेश नीति को और सुदृढ़ बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम अलग थलग पड़ गए
या हमारे यहाँ शॉर्टेज हो गई, सामान आना बंद हो गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसे में हमारे यहाँ समस्या आ सकती है। और वहां से अगर निवेश आता है ऐसे समय में, तो हमारी डॉलर की पोजीशन भी सुधरेगी। संक्षेप में तो ये बताऊंगा, थोड़ा समय कम है, बाकी मैं इसके शुक्रिया और खोल सकता जी। था, पर थोड़ा कम समय की वजह से क्षमा चाहूंगा। शुक्रिया डॉक्टर शरद कोहली साहब, स्टेट में रहने के लिए। धन्यवाद। संजीव थैंक यू। चौहान से बात थैंक करें, यू। बहुत बहुत